हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीनारेस्ट लेवो के बारे में। यहाँ पे जो ये आप ड्रग का नाम देख रहे हैं सीनारेस्ट, इसके पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंशिएट है जिसकी वजह से यहाँ पे लीवो लिखा हुआ है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीनारेस्ट लीवो और ये कब काम करता है, किस केस में डॉक्टर इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ईच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना अपना क्या योगदान है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीनारेस्ट लेवो के इंडिकेशन यानी कि यूज़ के बारे में। जब कभी भी आपको सर्दी हो, बंद नाक हो, एलर्जी हो, फेलगम यानी कि कफ बाहर न निकल पा रहा हो, गाढ़ा महसूस हो रहा हो, नाक से पानी की तरह टप टप बूंदें टपक रही हो, आंख लाल हो गया हो, ईचिंग हो रही हो, कोई मिलाकर के कह लें एलर्जिक रिस्पॉन्स का सिम्टम हो, सर्दी हो या फिर बहुत ज़्यादा कफ आपके अंदर म्यूकस गाढ़ा चिपचिपा जैसा बनने लगा हो, तब के केस में उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए डॉक्टर आपको ये ड्रग देते हैं। यही ड्रग के अलग अलग फॉर्म में इसका नाम मार्केट में सीनारेस्ट के नाम से भी आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लीवो की तो एक प्रकार से वो स्पेशल रोटेशनर पे बेस्ड होता है। ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं लेवो तो ये एक रोटेटरी सिग्नल है, लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो चूंकि यहाँ पे सिट्रेजिन नहीं बल्कि लेवोसिट्रीजिन यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लेवो वर्ड को एम्फेसाइज किया गया ताकि आप ये समझ सकें कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से एक लेवोसिट्रीजिन है। तो आपको यूज़ समझ में आ गया। यूज़ को समझते समझते एक चीज़ और समझिए, जब कभी भी आपको सर्दी होता है तो क्या क्या सिम्टम नज़र आते हैं आपको हेडेक होता है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे आपको हेडेक होता है, यहाँ पे आपके म्यूकस जो हैं वो गाढ़ा होने लगता है, साथ में आपका जो नाक है वो भी बंद होने लगते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो आपको सर्दी के समय में देखने को मिलता है। अब इस ड्रग के यूज़ से वो कैसे रिलीफ मिलेगा? देखिए, इस ड्रग में सीनारेस्ट लेवो में दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं मेनली। पहला है आपका लेवोसिट्रीजिन, उसका एक साल्ट फॉर्म है हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, और इसका जो डोजेस फॉर्म है ऑब्वियसली यहाँ पे टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो ड्रग में से पहला ड्रग है हमारा लेवोसिट्रीजिन और जो दूसरा ड्रग है हमारा वो है एम्ब्रोक्सोल। ये दो ड्रग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले को पकड़ लेते हैं कि लेवोसिट्रीजिन का काम क्या है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमने देखे, लेकिन उसका कंसंट्रेशन भी हम देख लेते हैं, फिर डिस्कस करना शुरू करेंगे। ईच फिल्म कोटेड टैबलेट, ये जो टैबलेट है वो फिल्म कोटिंग की तरह कोट किया गया है। कोटिंग एक प्रोसेस है। इसमें लेवोसिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है, जिसमें इसका जो कंसंट्रेशन है वो 5 mg है, जबकि एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड वो भी इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है। इसका जो कंसंट्रेशन है वो 60 mg है। मतलब यहाँ पे ये देखिए कि जो बंद गला है जिसमें म्यूकस फेलगम बन रहा है उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप डोज के बारे में बात करो तो डोज लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, यानी कि जो आपके डॉक्टर ने आपको जिस तरह से लेने के लिए कहा है, आपके इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से आपको वही डोज लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ें तो हम बात कर लेते हैं इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के यूज़ के बारे में। तो इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है लेवोसिट्रीजिन। लेवोसिट्रीजिन क्या है? लेवोसिट्रीजिन का जो क्लास है वो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी एलर्जिक ड्रग भी इसे कई जगह बोला जाता है। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्या मतलब है? एंटी हिस्टामिनिक, इसको पहले लिख लेते हैं, एंटी प्लस हिस्टामिनिक, हिस्टामिनिक यानी कि ऐसा ड्रग जो कि हिस्टामिन के अपोजिट काम कर रहा होगा, हिस्टामिन के एक्शन को नलीफाई करने का काम कर रहा होगा, वो कहलाएगा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो अब आप पहले ये समझ लो, डिटेल से समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, शॉर्टकट में निपटाऊंगा नहीं, पूरा डिटेल से बताऊंगा चाहे टाइम कितना भी लगे। यहाँ पे हिस्टामिन कहने का क्या मतलब है? हिस्टामिन एक केमिकल मीडिएटर है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो हिस्टामिन है वो मास्ट सेल में लोकेटेड होता है। तो शुरू से कहानी शुरू करते हैं। ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, सपोज करते हैं कि इसके अंदर मास्ट सेल है, ये एक मास्ट सेल है, तो पहले इसको तो नाम ही लिख दें, दिस इज कॉल्ड मास्ट सेल। ठीक है, इस मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। उसमें से एक है आज का टॉपिक जिसका नाम है हिस्टामीन, हिस्टामीन जिसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, ये हिस्टामीन है। जब हिस्टामीन अपने इस बाहरी साइट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग साइट, इस तरीके से बाइंडिंग साइट होता है। तो जब कभी भी आप कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको सर्दी की प्रॉब्लम है, वो एलर्जन के कांटेक्ट में आता है। एलर्जन मतलब ऐसे एजेंट जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं, उसे हम एलर्जन कहते हैं। ये धूल भी हो सकता है,
ये पराग के कण भी हो सकते हैं, ये जानवरों के फर भी हो सकते हैं, और कभी कभी किसी को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, तो उस केस में मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो जब ये जो एलर्जन है इस तरीके से, ये जो डॉट बना रहा हूँ मैं, ये एलर्जन है। तो एलर्जन जो है जब इस पे बाइंड होते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो आपका मास्ट सेल है वो इस तरीके से रप्चर हो जाता है। मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा तो इस मास्ट सेल से निकल करके आते हैं आपके हिस्टामिन, शॉर्ट में इसे मैं H कह दे रहा हूँ। ये हिस्टामिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है H1 और एक होता है H2। ये जो H2 है वो एसिड यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl, इट्स HCl, इसके सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो H1 है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो आपका हिस्टामिन है वो आगे जा करके इस H1 रिसेप्टर पे जा करके इस तरीके से, ये रहा आपका H1 रिसेप्टर, ठीक है, ये दिस इज H1 रिसेप्टर। तो इस पे जा करके ये जो हिस्टामिन निकला अभी मास्ट सेल के साथ, ये वाला, ये इस तरीके से बैठ जाता है। जब ये जो हिस्टामिन है वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होगा, तो जैसे ही बाइंड होंगे तो इनके एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एलर्जी। इससे आपके नाक से पानी टपकना, आँख का लाल हो जाना, इस तरीके के गले में खराश हो जाना, सर दर्द हो जाना, ये आपके सिम्टम नज़र आते हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ इसी हिस्टामिन की वजह से। और हिस्टामिन जब रिसेप्टर पर बाइंड हुआ तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो अब आप इस परेशानी से रिलीफ पाना चाहते हैं, आप एलर्जिक रिस्पॉन्स को न्यूट्रल करना चाहते हैं, आप सर्दी से प्रॉब्लम से रिलीफ पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस हिस्टामिन को इसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे बाइंड हुआ था, तो ये जो हमारा ड्रग है इसको हम रिवर्स करते हैं, तो ये जो ड्रग है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से खुद आ जाएगा, और इसके कारण से जो H1 के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए हिस्टामिन निकला है ये इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा। मतलब समझो कि ताले पे चाबी फिट नहीं हो पाएगी, तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था आपको, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब वो देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब साफ है कि इससे आपको सर्दी से संबंधित जो नाक से पानी निकलना, आँख का लाल होना, चकत्ते पड़ना, ऐसे जो सिम्टम्स थे वो सप्रेस होने लगेंगे। ये था आपके लेवोसिट्रिजिन का एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिट्रिजिन होता तो भी वो वही काम करता, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है सिट्रिजिन और लेवोसिट्रिजिन में। लेवोसिट्रिजिन एक ऐसा क्लास का ड्रग है जिसके सेडेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम होती है, यानी कि थोड़ा सा कम नींद कॉज करता है। हालांकि साइकोलॉजिकली ये नींद कॉज करता है, बेसिकली इसके नेचर में नहीं है कि ये नींद कॉज करे। तो इस तरीके से आपका लेवोसिट्रिजिन काम करता है। दूसरा जो ड्रग है हमारा वो क्या है, एम्ब्रोक्सोल। ये जो एम्ब्रोक्सोल है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जो कफ है, फेलगम है, बेलगम है, इसे पतला करने का काम करता है। इसे हम बोल सकते हैं कि ये कैटेगरी को बिलोंग करता है, वह है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। एक्सपेक्टोरेंट, देखिए दो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टोरेंट। इस एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है, जो एक्सपेल करता हो, उस एक्सपेल मतलब बाहर निकालता हो, उसे एक्सपेक्टोरेंट। इसी को म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। म्यूकोकाइनेटिक यानी कि जो म्यूकस को काइनेटिक मतलब मोमेंट दे, गति दे, बाहर निकलने में आसानी कराए, वो म्यूकोकाइनेटिक है। तो कोई मिलाकर के बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रोक्सोल है वो आपके कफ को पतला करके बाहर निकालने का काम करता है, इसकी विस्कोसिटी को कम करने का काम करता है। क्योंकि अगर कफ के बारे में बात करें तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी मतलब तो चिपचिपापन, या हिंदी में से श्यानता कहते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा विस्कस होगी उसको थ्रो आउट करने में बहुत दिक्कत जाएगी। आप इसी चीज़ को अपने साथ एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपका कफ बहुत ज़्यादा पतला है तो आप एक बार खखारेंगे तो बहुत आसानी से कफ को बाहर एक्सपेल कर सकते हैं, थूक सकते हैं, फेंक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो सर्दी खांसी है वो बढ़ती जाती है, दवाई अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो कफ धीरे से गाढ़ा हो जाता है। और आप जब देखते हो कि आप चाहते हो कि उसको बाहर थूका जाए तो वो एकदम से गाढ़ा होने की वजह से चेस्ट से बाहर नहीं निकल पाता, या तो आपके थ्रोट में या तो मुंह में चिपक करके रह जाता है। इतना गाढ़ा होते जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी, एक्सपेल होने की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाएगी, स्टिकीनेस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है आज का जो ड्रग है एम्ब्रोक्सोल, वो इसके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, सर्फेक्टेंट की सिक्रीशन को इन्हांस करता है, जिससे जो आपका कफ है, बलगम है, वो पतला होना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरीके से रफली समझा जा सकता है कि ये जो डॉट्स मैं बना रहा हूँ, सपोज करिए कि ये फेलगम है,
ठीक है। ये फिलगम आपस में कुछ इस तरीके से रफ बॉन्ड से बने हुए होते हैं, तो ये आपस में बॉन्ड बना के रखेंगे तो ये चिपचिपापन ज़्यादा होगा, तो इसको बाहर फेंकना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम ए ड्रग देते हैं, एम्ब्रोक्सोल देते हैं, तो ये इनके बीच के ये जो बॉन्ड्स देख रहे हैं आप, जिसे मैंने अभी खींचा लाइन के थ्रू, इस बॉन्ड को ये ब्रेक करता चलता है। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा तो इनको बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा और ईजिली इसको एक्सपेल आउट किया जा सकता है। यही है इसके काम करने के तरीके, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट के काम करने के तरीके, और ये कफ को पतला करके बॉडी से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये हो गया दोनों ड्रग के काम करने के बेसिक तरीके। आगे के पॉइंट के बारे में बात करें तो इससे क्या आपको कोई साइड इफेक्ट मिल सकता है? डेफिनेटली यस। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो 100% सेफ हो, उससे 0.1% ही सही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम नहीं चाहते होंगे। ये जो सीनारेस्ट लीवो है, हालांकि इससे कम थोड़ा होगा सेडेटिव प्रॉपर्टी, फिर भी इसको लेने से आपको ड्राउसीनेस, थकावट, नींद जैसा आने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, गला भी सूखने जैसा एहसास होगा। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। जनरली वो वॉश आउट हो जाते हैं, मतलब बहुत आसानी से अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया उसका कुछ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट। आगे बढ़ें तो बेसिक पॉइंट को भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। यहाँ पे इसका स्टोरेज कंडीशन लिखा हुआ है। आप सोचते होंगे कि व्हाट इज़ दिस, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपने कभी पढ़ा भी ना हो, कभी ध्यान भी ना दो, बट ये जो स्टोरेज कंडीशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारण क्या है कि यहाँ पे लिखे, पहले पढ़ देते हैं क्या लिखा है। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर एंड अ टेम्परेचर नॉट शुड बी एक्सीड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या होगा, इसको ये बोल रहा है कि सनलाइट की डायरेक्ट लाइट से बचा के रखें, मॉइस्चर से बचा के रखें, और ऐसी जगह रखें जहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो, ऊपर ना जाए। इसका लॉजिक क्या है? सपोज लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक टैबलेट है, इस पैकेट में से निकला हुआ टैबलेट है, तो लेट मी राइट दिस एज अ टैबलेट। ठीक है, ये टैबलेट हुआ। अब भले ये स्ट्रिप में पैक है, अगर इसके सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, दिस इज सन, एंड इसका जो डायरेक्ट लाइट है इसके ऊपर आएगा, तो इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और इससे जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको सनलाइट में डायरेक्ट रखना नहीं है। दूसरा, अगर ऐसे आप मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखते हैं तो जो एयर है, एयर में सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो इसके अंदर आएंगे और धीरे धीरे जो वाटर मॉलिक्यूल है डिपॉजिट होने लगेगा और इसको डिग्रेड कर देगा। और हो सकता है कि इसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस की ग्रोथ होने लगे, कि कौन सी कैटेगरी का ड्रग है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अदरवाइज इसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा और ख़राब होने लगेगा। इसलिए इसको आपको सनलाइट से, टेम्परेचर से, मॉइस्चर से बचा के रखना है। आगे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपको लगता है कि जो कंपनी हम देखते हैं वही कंपनी बनाती है, उसी कंपनी के नाम से बिकता है। नॉट मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा ये नहीं होता है। देखिए इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को, इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी कौन है? यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। बनाया किसने? प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने। लेकिन इसके बनाने के बावजूद इसको कंपनी कौन मार्केट कर रही है? वो देखिए सेंट्योर, मार्केटेड बाय सेंट्योर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो बना कोई और रहा है लाइसेंस के कारण से और इसको अपने ब्रांड नेम के थ्रू बेच रहा है कोई और। तो ये हमेशा सच नहीं होता कि जो बना रही है वही अपने नाम से ब्रांड करे, या जो ब्रांड बना करके आपको बेच रही है जरूरी नहीं कि वही खुद बनाती हो। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने कॉमन तरीके से समझने की कोशिश करी कि आपका जो सीनारेस्ट लीवो है, जिसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में लेवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, वो किस कैटेगरी का है, कैसे वो काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट बचता है आपका, फिर भी अगर डिटेल से जानना चाहेंगे, तो हमारा एक मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल से समझाया गया है, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।